बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय द डुअल नेचर ऑफ लाइट, डिस्कस द हिस्ट्री अबाउट द नेचर ऑफ लाइट इन डिटेल। कि लाइट की जो नेचर है वो डुअल नेचर होती है, उसको हमने डिस्कस करना है। डुअल नेचर कैसे है कि एक वेव्स लाइक पार्टिकल्स और एक लाइट लाइक पार्टिकल्स और लाइट लाइक वेव्स, और दूसरा डिस्कस द हिस्ट्री अबाउट द नेचर ऑफ लाइट इन डिटेल। तो हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हम ड्यूअल नेचर देख लेते हैं लाइट की। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मींस लाइट बिहेव्स लाइक वेव्स एज वेल एज पार्टिकल्स, यानी कि लाइट वेव्स और पार्टिकल्स दोनों सूरतों में मौजूद होती है। लाइट एज ए वेव्स कैसे मौजूद होती है? इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन लाइट बिहेव लाइक वेव्स। कि अगर हम लाइट को एज ए वेव देखना चाहते हैं तो हम रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देख लें, रेयरफैक्शन का, डाइफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इन तमाम में जो लाइट है वो एज ए वेव काम कर रही होती है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट वेव जाती है और वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि लाइट एज ए वेव काम करती है। और दूसरा इसके क्या नेचर है? लाइट एज ए पार्टिकल। इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन शिफ्ट लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। और अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में पढ़ें तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो एज ए पार्टिकल वर्क करती है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? कि हिस्ट्री नेचर ऑफ लाइट की द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अबाउट द नेचर ऑफ लाइट वाज द वर्क ऑफ मैक्सवेल। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट काम लाइट के बारे में किया वो मैक्सवेल ने किया। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था। इन 1873 में ही शोड दैट द लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 1873 में मैक्सवेल ने ये बताया कि जो लाइट है वो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट हो रही होती है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होती है, उसके परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेट करते हैं। This theory predicts that these waves should have a velocity of about 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस थ्योरी से ये पता चलता है कि जो वेव्स हैं वो उनकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। These waves do not require any medium for their propagation। इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ब्रैग्स लॉ टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। हमने डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज क्रिस्टल्स की मदद से डिफाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है और एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ब्रैग्स लॉ के लिए, जिसकी मदद से हम वेव लेंथ लाइट की फाइंड कर सकें जो लाइट हम यूज़ कर रहे होंगे। तो डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज क्या है? डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। सबसे पहले एक्स रेज डायफ्रैक्शन जो होती है एक्स रेज में क्रिस्टल्स में, वो हम देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन इज इन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन की, वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स में हम स्टडी करते हैं इसको। बिकॉज इन क्रिस्टल्स द लेयर्स ऑफ एटम्स आर लेस देन 1 मीटर अपार्ट। क्रिस्टल्स में जो लेयर्स होती हैं एटम्स की वो लेस देन 1 मीटर अपार्ट, 1 नैनोमीटर अपार्ट होती हैं। क्रिस्टल्स में जो लेयर्स हैं एटम्स की, उनके दरमियान जो गैप होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। एंड इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन टू स्टडी देम। और इसके लिए, और इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस यूज़ करते हैं। सिंस एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। जैसा कि एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, अबाउट 10⁻⁻10 मीटर होती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ एक्स रेज बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बाय थिन फिल्म मैथड।
तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस करें एक्स रेस की मदद से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या थिन फिल्म मेथड में. The reason is that the fringes space is given by L lambda by D, and unless the slit are separated by the distance of the order of 10 power minus 10 meter, the fringes obtained will be so close together that they cannot be observed. इसकी रीज़न क्या है? जो फ्रिंजेस होती हैं उनके दरमियान जो स्पेस है वो लैम्डा बाई डी है, अनलेस द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जहाँ तक कि उनको जो स्लिट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 10 मीटर कर दिया जाए, तो जो फ्रिंजेस उस टाइम हमें हासिल होंगी वो सो क्लोज टुगेदर दैट दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व, वो इतनी ज़्यादा क्लोज होंगी कि वो हमें नज़र नहीं आएंगी. यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से अगर हम देखते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट को एक्स रेज की मदद से करने की ट्राई करें, तो वहाँ पे जो स्लिट्स के दरमियान गैप है वो कितना होना चाहिए? 10 पावर माइनस 10 मीटर तक का होना चाहिए. और इतना अगर हम क्लोज कर दें स्लिट्स को, तो जो डायफ्रैक्शन ऑब्टेन होगी, जो फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी, वो हमें उनको देखना बहुत मुश्किल होगा, वो हमें नज़र नहीं आएंगी. However, it is possible to obtain X-rays diffraction by using sodium chloride crystal in common table salt. अब अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि X-rays diffraction हम ऑब्टेन करें सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की मदद से, जिसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं. The atoms of crystals are uniformly spaced planes and are distance d apart. जो एटम्स होते हैं क्रिस्टल्स के वो यूनिफॉर्मली स्पेस किए जाते हैं और वो डिस्टेंस d अपार्ट होते हैं. ब्रैग्स लॉ क्या है? टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज बीम बाय क्रिस्टल वी यूज ब्रैग्स लॉ. ब्रैग्स लॉ हम यूज करते हैं वेवलेंथ एक्स रेज की फाइंड करने के लिए. तो कंसिडर द डायग्राम इन विच टू पैरेलल रेज 1 and 2 आर इंसिडेंट एट द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर ऑफ द क्रिस्टल. हम कंसिडर करते हैं डायग्राम में कि दो पैरेलल रेज हैं 1 और 2 और उनको इंसिडेंट किया है फर्स्ट और सेकंड लेयर ऑफ द क्रिस्टल पे. ये जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये रे 1 है, ये फर्स्ट लेयर पे इंसिडेंट हुई है, और ये रे 2 है, ये सेकंड लेयर पे इंसिडेंट हुई है. सेपरेशन बिटवीन द टू लेयर्स इज d. जो सेपरेशन है इन दो लेयर्स के दरमियान वो कितनी है? d है, यानी कि इन दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है. एंड थीटा इज द ग्लांसिंग एंगल विच इज कंपल्सरी एंगल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और थीटा हमारे पास ग्लांसिंग एंगल है, यानी कि जो इंसिडेंट रे ग्लास के साथ एंगल बना रही है उसको ग्लांसिंग एंगल का नाम दिया है, और वो थीटा के इक्वल है. नाउ द टू रिफ्लेक्टेड rays from the successive planes will reinforce each other if the path difference between them is an integral multiple of wavelength lambda. अब जो दो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, ये जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी, ये फॉर्म सक्सेसिव प्लेन्स, ये रीइंफोर्स करेंगी सक्सेसिव प्लेन्स के लिए. कब? जब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा के. यानी कि इनके दरमियान ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर करेगी वेव, वो कितना होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. सिंस रे 2 कवर्स लार्जर डिस्टेंस, रे 1 यहाँ से टकरा कर यहाँ चली गई, रे 2 जो है वो यहाँ से इधर आई और इधर गई, तो इसने ये यहाँ से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा कवर किया है. बाकी तो बल्कि जो रे है वो ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रही है. ठीक है, यहाँ से लेकर, और ये वाली तो ठीक है, बाकी जो रे है वो डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर हो रहा है. सिंस रे 2 कवर्स लार्जर डिस्टेंस देन रे 1, सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज देयरफॉर. तो जो पाथ डिफरेंस होगा इन दो रेज के दरमियान वो कितना होगा? BC प्लस CB लैम्डा CB प्राइम. ये पाथ डिफरेंस आ रहा है BC और CB प्राइम का, इक्वल टू m लैम्डा. तो ये किसकी इक्वल है? m लैम्डा की इक्वल है. m लैम्डा किस वजह से कहा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के. इसने ये वाली जो पाथ है BC और CB प्राइम वाला, ये एक्स्ट्रा कवर किया है. तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है BC प्लस CB प्राइम इक्वल टू m लैम्डा लिख दिया. बट फ्रॉम द डायग्राम वी हैव
डायग्राम से अगर हम देखें तो बी सी और सी बी प्राइम दोनों इक्वल हैं, तो बी सी इक्वल टू सी बी प्राइम लिख दिया। और बी सी देखें या सी बी प्राइम देखें, इन ट्रायंगल्स को अगर हम कंसिडर करें, चाहे इसको कंसिडर करते हैं चाहे इसको कंसिडर करते हैं, ये जो लेंथ है ये डी साइन थीटा की इक्वल आती है। कि अगर हम इसको थीटा कंसिडर करके सपोज इस ट्रायंगल पे हम थीटा अप्लाई करें, तो साइन थीटा हम अप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा किसकी इक्वल आता है? साइन थीटा इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। तो ये वाली हमारे पास बी सी वाली लेंथ डी साइन थीटा की इक्वल आ जाएगी। ए सी यहाँ पे डी है तो इस वजह से डी साइन थीटा की इक्वल आ जाएगी। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर ना हो तो ये ट्रायंगल आप अलग से बना के तो वहाँ से देख सकते हैं। इस ट्रायंगल पे जब हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो ये डी इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू बी सी ओवर डी आएगा और वहाँ से बी सी इक्वल टू डी साइन थीटा आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे पुट किया है। देयरफॉर अब यही डी साइन थीटा, बी सी की जगह पर डी साइन थीटा, सी बी प्राइम की जगह पर भी डी साइन थीटा, तो 2 डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स लॉ। इस इक्वेशन को हम ब्रैग्स लॉ का नाम देते हैं। Using Bragg's law, we can determine the interplanar spacing between the smaller parallel planes of a crystal when X-rays of known wavelength are allowed to diffract from the crystal. Bragg's law को हम यूज़ करके हम interplanar spacing जो है smaller parallel planes के जो crystals होते हैं उनके दरमियान जो होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं when X-rays of known wavelength are allowed to diffract from the crystal। जब X-rays डिफ्रैक्ट होती हैं जिनकी वेवलेंथ हमें मालूम हो तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, ब्रैग्स लॉ यूज़ करके तो हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो क्रिस्टल्स में मौजूद होती हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। The X-rays diffraction has been very useful in determining the structure of biological important molecules such as hemoglobin, which is an important constituent of blood, and double helix structure of DNA। जो X-rays diffraction है ये हमारे लिए यूज़फुल होता है कहाँ पे, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में। बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है बायोलॉजिकल उसमें, और कौन सा स्ट्रक्चर, जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड, एंड डबल स्लिट हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करने के लिए भी एक्सरेज काफ़ी मुफीद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बाय यंग्स डबल स्लिट मेथड एंड गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंजेस स्पेस। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस करने के लिए यंग डबल स्लिट मेथड की मदद से, और जो एक्सप्रेशन होगा फ्रिंज स्पेस के लिए वो हमने फाइंड करना है। यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो सारा हम इसमें देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट सबसे पहले हम देखते हैं। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर। ये डायग्राम में दिखाई गई है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है इसमें ये एक सोर्स है, इससे लैम्डा वेवलेंथ की वेव्स इमिट होती हैं, सामने एक सिंगल स्लिट रखी गई है उसमें से वेव्स पास होती हैं, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट होते हैं और ये आगे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पर 2 स्लिट्स ए और बी रखी गई हैं। ये प्राइमरी सोर्स है और ये 2 एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करते हैं। तो यहाँ से वेव्स जनरेट होती हैं, ये आगे स्क्रीन रखी हुई है और यहाँ पर उन वेव्स का जो भी डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमें नज़र आता है, फ्रिंजेस नज़र आती हैं। तो ये सारा हम इसमें देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द सोर्स थ्रू ए नैरो वर्टिकल स्लिट C फॉल्स ऑन द 2 अदर नैरो स्लिट्स A एंड B। मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और इससे लाइट इमिट होती है और वो सोर्स C से पास होने के बाद 2 स्लिट्स A और B तक पहुंचती है। The slits A and B are very close together and parallel to C। जो स्लिट्स A और B हैं उनके दरमियान गैप कम होता है, very close to each other, और दूसरा क्या है वो parallel to C होती हैं। Parallel to C, ये C स्लिट है। The slits A and B act as the 2 coherent sources। स्लिट्स A और B 2 coherent sources के तौर पर काम कर रही होती हैं।
screen is placed at a certain distance L behind the slits A and B. जो स्क्रीन है वो इन स्लिट्स के बिहाइंड पे डिस्टेंस L पे रखी गई है. According to Huygens principle, the slit C sends out circular wave fronts. Huygens principle के मुताबिक जो स्लिट C है वो सर्कुलर वेव फ्रंट्स जनरेट करेगी. Since distance of the slits A and B from slit C are same, जो डिस्टेंस A और B का है, स्लिट्स A और B का जो डिस्टेंस है वो स्लिट C की तरह है, सेम है. सो सेम वेव फ्रंट अराइव्स एट A एंड B. तो सेम वेव फ्रंट जनरेट पहुंचेंगे यहाँ पे A और B तक. Points of the wave front at A and B then emit wavelets in phase with each other. जो पॉइंट्स होंगे वेव फ्रंट के A और B से जो जनरेट होंगे वो इन फेज वेव्स प्रोड्यूस करेंगे. Hence the wavelets emerging from slits A and B are coherent sources of waves is known as the division of a wave front. तो जो वेवलेंट्स होंगे वो इमर्ज कर जो स्लिट A और B से इमिट हो रहे हैं जो कि कोहेरेंट सोर्सेज थे वेव्स के, तो उनको हम डिवीजन ऑफ ए वेव फ्रंट कहते हैं. यानी कि एक वेव फ्रंट हमारे पास मौजूद था तो उनको स्लिट A और B की मदद से डिवाइड कर दिया गया उस वेव फ्रंट को. फर्दर इसको देखते हैं तो एज द स्लिट A एंड B आर नैरो एनफ, A और B स्लिट्स नैरो एनफ हैं, सो द डिफ्रैक्शन कॉजेज द इमर्जिंग बीम ऑफ लाइट टू स्प्रेड इनटू द रीजन बिहाइंड द स्लिट्स. तो जो डिफ्रैक्शन होती है वो कहाँ पे काज करेगी? जब बीम्स इमिट होंगी लाइट की तो वो स्प्रेड कर जाएंगी बिहाइंड द रीजन, बिहाइंड द स्लिट्स, यानी कि स्लिट से इस तरफ. द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम स्लिट A एंड B प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस. सुपरपोजिशन होता है A और B स्लिट्स की मदद से. जो सुपरपोजिशन का फिनोमेना होता है तो वो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स ऑल अलोंग द सॉलिड लाइंस. ये जो सॉलिड लाइन नजर आ रही हैं इन पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन दी स्क्रीन, और इसकी मदद से हमें स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगी ऑन दी स्क्रीन. वेयर एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स अलोंग द ब्रोकन लाइंस. और ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ब्रोकन लाइंस हैं, इसमें हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगा. एंड डार्क फ्रिंजेस आर स्क्रीन ऑन दी और सीन ऑन दी स्क्रीन, और यहाँ पे हमें डार्क लाइंस नजर आएंगी जहाँ पे डॉटेड लाइंस होंगी. Now to get expression for the separation of the two successive bright or dark fringes, consider figure. अब हम क्या करने लगे हैं? टू सक्सेसिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस को देखने के लिए हम फिगर कंसिडर करते हैं. तो इस फिगर में क्या है? D is the separation between the slit A and B. ये डिस्टेंस है D, A और B स्लिट्स के दरमियान जो गैप है उसको D का नाम दिया है. L is the distance of the slit from the screen and O is the central point ऑफ द स्क्रीन. L हमारे पास डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान, और O हमारे पास मिड पॉइंट है स्क्रीन का, सेंट्रल पॉइंट है. अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं. द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग द पॉइंट O फ्रॉम स्लिट्स A एंड B इज जीरो. जो पाथ डिफरेंस पॉइंट O पे पहुंचेगा A और B की मदद से वो जीरो होगा. सो दे अराइव इज इन द सेम फेज. तो वो क्या करते हैं? सेम फेज पे पहुंचेंगी. एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस एट O, और O पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. हैंस ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व. तो हमें ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी. वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम स्लिट B टू ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन कवर्स डिस्टेंस S फर्दर देन दैट ऑफ स्लिट A. कि ये जो स्लिट A और B हैं इसमें से जो B स्लिट है इसमें से जो वेव ट्रैवल करेगी P पॉइंट तक वो A स्लिट से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है. कितना डिस्टेंस कवर एक्स्ट्रा कर रही है? B क्यू, यानी कि S डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा कवर कर रही है. अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अप्लाई करें, पॉइंट P विल बी इन ब्राइट रीजन इफ द पाथ डिफरेंस S इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ. तो जो पॉइंट P है वो क्या होगा? एक ब्राइट रीजन होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. और ऐसा कब होगा? कि जब जो पाथ डिफरेंस S है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ लैम्डा का. ये किस वजह से कहा गया है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ तब होता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं होता, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है। तो इसकी मदद से हमें क्या पता चला, BP, ये BP जो है इसमें से अगर AP माइनस कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, S डिस्टेंस आ जाएगा। बेसिकली क्या किया गया है, ये जो AP लाइन थी और BP लाइन है, A से BP लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये AP और QP जो लाइंस हैं वो इक्वल हो गई, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है वो BQ आ रहा है। तो क्या किया गया कि BP माइनस AP या BP माइनस QP इक्वल आ जाता है BQ जो कि S की इक्वल है, और ये किसकी इक्वल होगा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन लगा दी। तो BQ इक्वल टू S इक्वल टू M लैम्डा आ गया, यानी कि BQ डिस्टेंस इक्वल आ गया S के, यहाँ पे डायग्राम में शो भी किया गया है, और ये इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा के, वेयर M इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी कि M की वैल्यू माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकती है। तो B के इक्वल आ जाएगा S इक्वल टू D साइन थीटा, M लैम्डा इक्वल टू D साइन थीटा। ये M लैम्डा इक्वल टू D साइन थीटा, ये हमारे पास अगर हम चाहें तो डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ABQ, इस पे अगर हम थीटा अप्लाई करते हैं ये हमारे पास थीटा होगा, तो अगर हम इस पे साइन थीटा अप्लाई करें तो ये एग्जैक्टली BQ इक्वल आ जाएगा D साइन थीटा के। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये समझाया भी था कि ट्रायंगल की मदद से हम साइन थीटा कैसे देखते हैं। अगर हम इस पे भी देखना चाहें तो इजीली देख सकते हैं कि कैसे ये आता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सो D साइन थीटा इक्वल टू M लैम्डा, यानी कि D साइन थीटा इक्वल आ जाएगा M लैम्डा के, ये M लैम्डा था, और D साइन S इक्वल टू D साइन थीटा आ गया। एक हमारे पास ये इक्वेशन आई, दूसरी ये आई, इन दोनों को कंपेयर करें तो D साइन थीटा इक्वल टू M लैम्डा आ गया। फॉर द सेंट्रल पॉइंट O वी हैव M इक्वल टू 0, सेंट्रल पॉइंट के लिए M हमारे पास 0 होगा। M क्या है, M की कोई भी वैल्यू जो ऊपर बताई है हो सकती है, तो सेंट्रल पॉइंट के लिए 0 होगा। एंड ब्राइटनेस इज ऑब्जर्व्ड, और यहाँ पे हमें ब्राइट नजर आएगी, कॉल्ड जीरो ऑर्डर फ्रिंजेस फॉर M इक्वल टू प्लस माइनस 1, द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम विल बी अबव एंड द बिलो सेंट्रल पॉइंट ऑफ ब्राइट फ्रिंज। यानी कि M की इसी तरह हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे 0 1 2 3, तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस नजर आती जाएंगी। और सेंट्रल पे क्या होगा, सेंट्रल पे ब्राइटनेस हमें नजर आएगी O पे, क्योंकि M की जब 0 वैल्यू पुट की। इसके बाद हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, इफ द पाथ डिफरेंस S between the two waves from A and B arriving at P is an odd integral multiple of half wavelength, then the two waves will be 180 out of phase। कि हम सपोज करते हैं कि जो P पॉइंट है, अगर उस ये जो पाथ डिफरेंस है S, जैसा कि पिछली स्लाइड में आपको ये डिटेल से बताया, ये पाथ डिफरेंस क्या हो, A और B स्लिट से जो हमारे पास वेव्स आ रही हैं P पॉइंट तक, इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस S है, ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो, तो हमारे पास ये वेव्स आउट ऑफ फेज आएंगी, यानी कि 180 डिग्री पे पाई रेडियन पे आएंगी, आउट ऑफ फेज आएंगी। तो इसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो इस वजह से हमें डार्क फ्रिंज यहाँ पर नजर आएगी। देयरफॉर D साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हमारे पास कंडीशन है। तो D साइन थीटा इक्वल आ जाएगा M प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, वेयर M इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह अप टू सो ऑन है। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हम पोजीशन देखते हैं, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ mth ऑर्डर bright or dark fringes on the screen, we have to find an expression for its vertical distance from the central point O। अब लोकेट करने के लिए पोजीशन mth ऑर्डर की, mth ऑर्डर ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस स्क्रीन पे देखने के लिए हम क्या करते हैं, we have to find an expression, हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है for its vertical distance from the central point O, सेंट्रल पॉइंट O से। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे
mth ऑर्डर ब्राइट या डार्क फ्रिंज देखने के लिए सबसे पहले हमें मेन पोजीशन क्या लें या सेंट्रल पोजीशन या स्क्रीन की ओ, यहाँ से हमें वर्टिकल डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। टू डू सो कंसिडर द ट्राइंगल्स ABQ एंड PEO आर सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल्स। हम ये करने के लिए कंसिडर करते हैं कि जो ट्राइंगल ABQ है या ट्राइंगल PEO है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ये हमने सपोज कर लिया है। तो अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं तो S/Y, ये हमारे पास S है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? दूसरी ट्राइंगल के PO के इक्वल होगा, Y के इक्वल होगा, इक्वल टू AB/PE। AB ये वाली AB और ये जो है PE, जो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। AB/PE बेसिकली हम रेशो कंपेयर कर रहे हैं सबकी। पहले हमने ये की BQ यानी कि S और इस इक्वेशन का Y, ये दोनों इक्वल हैं S/Y। उसके बाद AB/PE, इस इक्वेशन की PE जो लेंथ है, तो AB हमारे पास किसकी इक्वल है? जो AB है वो D की इक्वल है। AB को D पुट कर दिया और PE जो लेंथ है उसको हमने एज इट इज PE लिख दिया। इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि ये जो डिस्टेंस है ना P पॉइंट से सेंट्रल पोजीशन O तक, जो Y है वो बहुत कम होता है इस L की निस्बत, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा हो तो क्या सिचुएशन बनेगी कि जो PE है वह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा EO के, क्योंकि ये पॉइंट P यहाँ से ऑलमोस्ट ये इधर आ जाएगा या इधर कहीं इसके बिल्कुल क्लोज लोकेट करेगा, तो वो EPEO के इक्वल आ जाएगा। और EO किसकी इक्वल है? L के। तो इस अबव इक्वेशन में हम S/Y इक्वल टू D/L लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास Y इक्वल टू LS/D आ जाता है। Y इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो Y इक्वल टू LS/D आ जाएगा। जे nth ऑर्डर कोई भी फ्रिंज हमने फाइंड करनी हो तो ये जो हमारे पास हाइट है वो आ जाएगी कि सेंट्रल पोजीशन से उस पॉइंट P तक Y डिस्टेंस कितना है। From mth bright fringe to find the position of the mth bright fringe by putting the value of S for constructive interference, Y bright equal to 0, L lambda by 2 D, 2 L lambda by D, 3 L lambda by D। ये हमारे पास सिचुएशन बनेगी ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ML लैम्डा बाय D ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन बनेगी, इसकी जनरल इक्वेशन। और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा? mth पोजीशन पे डार्क फ्रिंजेस लोकेट करने के लिए हम S की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पुट करेंगे, तो L लैम्डा ओवर D, 3 L लैम्डा ओवर D, 5 L लैम्डा ओवर D अप टू सो ऑन, यानी कि Y ब्राइट इक्वल टू M प्लस 1/2 लैम्डा ओवर D। ठीक है, ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए आ गई और ये डार्क फ्रिंज के लिए आ गई। और ये डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि ये सेंट्रल पे 0 है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए लैम्डा L ओवर D, 2 लैम्डा L ओवर D, 3 लैम्डा L ओवर D। और डार्क फ्रिंज के लिए क्या है? जहाँ से ऊपर लैम्डा L ओवर 2D, 3 लैम्डा L ओवर 2D, 5 लैम्डा L ओवर 2D। ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाई गई हैं। इसमें ये जो रेड कलर है इसको डार्क फ्रिंज का नाम दिया हुआ है, और ये जो वाइट पिंकिश है इसको हमने ब्राइट कलर का नाम दिया है, ब्राइट डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का। अब फ्रिंज स्पेसिंग कैसे है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज स्पेसिंग। जो डिस्टेंस होगा दो कंसेक्टिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस का, उसको हम फ्रिंज स्पेसिंग का नाम देते हैं। तो ब्राइट फ्रिंजेस की मदद से अगर हम देखना चाहें तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंजेस का डिफरेंस लेंगे। सेकंड ऑर्डर की फ्रिंज को फर्स्ट ऑर्डर की फ्रिंज से माइनस करेंगे। सेकंड ऑर्डर थी, फर्स्ट ऑर्डर है 2L लैम्डा ओवर D माइनस L लैम्डा ओवर D, तो ये हमारे पास आ जाती है L लैम्डा ओवर D। और इसी तरह अगर हम डार्क फ्रिंजेस की मदद से देखें तो 3L लैम्डा ओवर 2D माइनस L लैम्डा ओवर 2D ये आपके पास मौजूद हैं। इनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो
जो फ्रिंज स्पेसिंग आ जाती है डार्क फ्रिंजेस के लिए एल लैम्डा ओवर डी, यानी कि दोनों सिचुएशन में फ्रिंज स्पेसिंग सेम रही, यानी कि जो फ्रिंजेस होंगी दो कंसेक्टिव जो फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान जो गैप होता है वो सेम रहेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइगन्स प्रिंसिपल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट्स। हाइगन प्रिंसिपल को स्टेट एक्सप्लेन करना है प्रॉपर, और डिफरेंस क्या है स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट्स के दरमियान वो भी हमने बताना है। तो हाइगन प्रिंसिपल स्टेट दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए वेव फ्रंट ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम और ट्रांसपेरेंट मीडियम may be regarded as new sources of wavelets that expand in every direction at a rate depending on their velocities. हाइगन प्रिंसिपल ये कहता है कि all points of a wave front of a light, एक लाइट के जितने भी वेव फ्रंट पे पॉइंट्स होते हैं किसी भी वैक्यूम या ट्रांसपेरेंट मीडियम में, उन पॉइंट्स को हम न्यू सोर्सेज ऑफ वेवलेट्स कंसिडर कर सकते हैं, और वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे हर डायरेक्शन में एट द रेट डिपेंडिंग ऑन देयर वेलोसिटीज। वो डिपेंड कर रहा होगा उनकी वेलोसिटीज पे कि वो किस वेलोसिटी से एक्सपेंड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सोर्स हमारे पास मौजूद है और उस सोर्स की मदद से लाइट इमिट हो रही है, तो वो जो लाइट इमिट होने वाले वेव फ्रंट्स हैं, वो जो लाइट वेव फ्रंट्स जनरेट करेगी, तो उस वेव फ्रंट्स के जितने भी पॉइंट हैं हम उनको सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नोइंग द शेप एंड लोकेशन ऑफ ए वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, हाइगन enables us to determine the shape and location of new wave front at the later time t plus delta t। शेप और लोकेशन किसी भी वेव की देखते हुए ऑफ ए वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट टाइम t, हाइगन ने क्या बताया कि उसने लोकेट की शेप और लोकेशन न्यू वेव फ्रंट की कितने टाइम के बाद t प्लस डेल्टा t पे। हाइगन्स प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, हाइगन प्रिंसिपल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला क्या है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइगन प्रिंसिपल स्टेट दैट एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट which spread out in forward direction with a speed equal to the speed of propagation of the wave। कि हर पॉइंट जो वेव फ्रंट का है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं सोर्स ऑफ द सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट के तौर पर, जो सप्रेक्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस स्पीड से, इक्वल टू द स्पीड ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ द वेव, यानी कि जिस स्पीड से वो वेव प्रोपिगेट हो रही है उसके जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो भी उसी स्पीड से प्रोपिगेट करेंगे। The second part of the principle states that the new position of the wave front after time t plus delta t can be found by drawing a plane tangential to all the secondary wavelets। कि जो न्यू पोजीशन है वेव फ्रंट की टाइम t प्लस डेल्टा t के बाद, उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ड्रा करेंगे प्लेन टेंजेंटियल टू द ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स। इसके बाद हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी। वी शैल इलस्ट्रेट दिस प्रिंसिपल बाय एन एग्जांपल शोन इन फिगर। हम इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर सिंगल सोर्स S था तो इसकी मदद से जो वेव जनरेट हुई वो यहाँ पर पहुँची, तो इसके जो वेवलेट्स हैं इन पे पॉइंट्स हमने कंसिडर किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सेकेंडरी सोर्स के तौर पर इन्होंने काम किया। और यहाँ से फिर जो वेव जनरेट हुई तो ये पॉइंट 1 से हुई, ये 2 की मदद से, ये 3 की मदद से, इस तरह ये जनरेट होती हैं जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के लिए और जो प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो डायग्राम है। Here AB represent the position of a spherical wave front at a particular distance of time t। जो AB है वो क्या है, पोजीशन ऑफ ए स्फेरिकल वेव फ्रंट टाइम t के बाद। ड्यू टू सोर्स S की वजह से वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द न्यू पोजीशन एंड शेप ऑफ द वेव फ्रंट AB आफ्टर t प्लस डेल्टा t। तो हमने क्या करना है कि t प्लस डेल्टा t टाइम के बाद जो न्यू पोजीशन आएगी वेव फ्रंट ए बी की वो हमने देखनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल इन फर्स्ट पार्ट वी टेक सेवरल पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स 1 2 3 4 5 अप टू 10। हमने कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लिए विच सर्व एज द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ द वेवलेट्स, जो सेकेंडरी सोर्स के तौर पर काम करेंगे।
The spherical waves emitted from these points are shown by drawing sphericals of radius c delta t, where c is the speed of light. जो spherical waves emit होंगी इन पॉइंट से, उनको ड्रा किया गया हेमिस्फेयर्स ऑफ रेडियस c डेल्टा t की मदद से। ये स्फेयर्स जहाँ पर मौजूद हैं, ये वाला, ये 3 की वजह से, ये 4 की वजह से, ये 5 की वजह से ये स्फेयर्स मौजूद हैं। तो ये c डेल्टा t रेडियस के वेवलेट्स हमारे पास स्फेरिकल वेवलेट्स मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, वी ड्रॉ सरफेस a प्राइम b प्राइम। हम सेकंड सरफेस ड्रॉ करते हैं a प्राइम b प्राइम विच इज टेंजेंट टू ऑल द स्कैंडी वेवलेट्स। जो स्कैंडी वेवलेट्स थे उनको हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया उनका। Thus a prime b prime is the new position of the wave front after time delta t। delta t टाइम के बाद जो न्यू वेव फ्रंट हमारे पास आएगा वो ये a प्राइम b प्राइम वाली लाइन होगी। और इसी तरह हम प्लेन वेव में देख सकते हैं कि हमारे पास जहाँ पर भी इसी तरह पॉइंट्स मौजूद थे, ये प्लेन वेव जब है तो इसके ये पॉइंट्स हम सी डी लाइन पर मौजूद हैं, तो इनकी मदद से जो स्कैंडी वेवलेट्स क्रिएट होंगे वो इस तरह करके स्फीयर्स की फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं। तो फिर उनको जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो फिर हमारे पास जो वेवलेट आए वो प्लेन वेवलेट्स थे। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन द स्फेरिकल एंड वेव प्लेन वेव फ्रंट्स है। इन प्लेन वेव द डिस्टर्बेंस विल ट्रैवल इन ए सिंगल डायरेक्शन। सबसे पहली बात क्या है कि प्लेन वेव में जो डिस्टर्बेंस है वो सिंगल डायरेक्शन में क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल, फाइनाइट पार्ट ऑफ लार्ज स्फेरिकल वेव कमिंग फ्रॉम द सन इज कंसिडर्ड एज ए प्लेन वेव। कि अगर हम सूरज की तरफ से आने वाली जो रोशनी है, जो लाइट है, उसका कुछ थोड़ा सा ऐसा कंसिडर करें तो वो हमारे पास प्लेन वेव की सूरत में होगा। जबकि स्फेरिकल वेव में क्या होता है, स्फेरिकल वेव डिस्टर्बेंस इज प्रोपिगेटेड इन डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। जबकि स्फेरिकल वेव में जो डिस्टर्बेंस होती है वो तमाम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही होती है सोर्स से। जैसे कि अगर हम एक बल्ब को कंसिडर करें तो वहाँ से जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में इक्वली प्रोपिगेट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय थिन फिल्म। एक्सप्लेन करना है इंटरफेरेंस इफेक्ट थिन फिल्म की वजह से जो प्रोड्यूस होता है। तो थिन फिल्म सबसे पहले क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड थिन फिल्म। एक ट्रांसपेरेंट लेयर वेरी स्मॉल थिकनेस, जिसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम हो, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट से कंपेरेबल हो, इसको हम थिन फिल्म का नाम देते हैं। इंटरफेरेंस क्या है, हमने इंटरफेरेंस का फिनोमेना यहाँ पे देखना है, तो इंटरफेरेंस देख लेते हैं। देयर आर द बैंड्स ऑफ द कलर विच ऑकर्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्लाइटली ऑयली वाटर। बैंड्स ऑफ कलर्स होते हैं जो हमें स्लाइटली ऑयली वाटर पे नज़र आते हैं। सिमिलरली कलर्स आर ऑब्जर्व्ड इन द सोप बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इसी तरह जो सोप बबल के जो सोप बबल्स होते हैं उसकी सरफेस पे हमें कलर नज़र आते हैं, तो वो बेसिकली क्या होती है, वो भी इंटरफेरेंस है। दीज कलर बैंड्स आर रियली interference fringes caused by the rays reflected from the upper and lower surface of the thin film of oil and water। तो ये बेसिकली किस वजह से हमें वो कलर नज़र आ रहे होते हैं कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है ऑयल की सरफेस, ऑयल या वाटर की सरफेस से जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो रहा होता है उसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस नज़र आती है। जो थिन फिल्म है वो हमें उस थिन फिल्म की मदद से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रही होती है। ये बेसिकली एप्लीकेशंस बताई हैं, दो एग्जांपल्स बताई हैं। एक जो हम सोप बबल्स में देखते हैं कलर, और दूसरा जो अगर रोड पे ऑयल गिरा हो और बारिश हो तो वहाँ पे हमें कलर नज़र आ रहे होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसिडर ए थिन फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम विद ए थिन वेज शेप स्ट्रक्चर एंड रिफ्रैक्टिव। हमारे पास एक मीडियम है वेज शेप का, इसके हम थिन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, थिन फिल्म कंसिडर करते हैं। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन दिस थिन फिल्म। एक बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंसिडेंट की जाती है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा हो।
दिस बीम ऑफ लाइट इज सप्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। इस बीम ऑफ लाइट को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाता है। पार्ट ए इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस एंड पार्ट बी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म। जो पार्ट ए, अगर हम डायग्राम में देखें तो पार्ट ए अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट कर गया है और पार्ट बी लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट कर गया है। एज द फिल्म इज थिन, जो फिल्म है वो बहुत थिन है, जो मीडियम है वो बहुत थिन है, सो द सेपरेशन बिटवीन द पार्ट्स ए एंड बी इज़ वेरी स्मॉल। तो जो सेपरेशन होगी पार्ट ए और बी के दरमियान वो बहुत स्मॉल होगी। Moreover, the two rays A and B are being the parts of the same beam will have phase coherent and suppose each other and superpose each other। और दूसरा क्या होगा कि जो रेज A और B हैं वो सेम बीम से हैं, तो इस वजह से वो इन फेज होंगे और सुपरपोज करेंगे। इट कैन बी सीन दैट द पाथ ऑफ रे B इज लॉन्गर दैन पाथ A। पाथ बी जो है वो पाथ ए से लॉन्गर है, यानी कि उसने यहाँ पे मीडियम एंटर होने के बाद दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्ट करके वापस गया है। देयर पाथ डिफरेंस विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन, इनका पाथ डिफरेंस एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा? फर्स्ट, थिकनेस एंड द नेचर ऑफ द फिल्म। इफ लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड वैक्यूम देन द वेवलेंथ in medium whose refractive index n is given by lambda medium equal to lambda over n। सबसे पहले थिकनेस और नेचर ऑफ द फिल्म पे, और दूसरा हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू ए मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट अंडरगो अ फेज चेंजेस ऑफ 180 आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अगर वेव ट्रेवल करती है एक मीडियम ऐसा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है से एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर हो, तो वहाँ पे फेज चेंज आ जाता है 1 डिग्री का रिफ्लेक्शन के बाद, 180 डिग्री का। इफ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर वेव ट्रेवल करती है एक मीडियम से ऑफ ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, तो ए मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर हो, then there will be no phase change, तो उस वक्त phase change नहीं होगा। इंटरफेरेंस ऑफ वाइट लाइट, अब हम इंटरफेरेंस वाइट लाइट की मदद से देख सकते हैं। when white light is incident on a thin film of irregular thickness at all possible angles we shall observe the interference pattern due to each spectral color separately। जब वाइट लाइट इंसिडेंट होती है थिन फिल्म पे जिसकी थिकनेस इरेगुलर है all possible angles पे, तो we shall observe the interference pattern due to each spectral color separately। This is possible that at certain place on the film its thickness and the angle of incidence of light are such that condition of destructive interference of one color is being satisfied। तो ऐसा possible होगा certain places पे थिन जो फिल्म होगी उसकी थिकनेस पे कि जो लाइट इंसिडेंट होगी वो उसकी कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी कि कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे पूरा उतरेगी। हैंस द पोर्शन ऑफ द फिल्म विल एग्जिबिट द रिमेनिंग कलर्स ऑफ द वाइट लाइट बिकॉज द डिफरेंट वेवलेंथ रीइंफोर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि जो वाइट लाइट होगी वो डिफरेंट प्लेसेस पे जब रिफ्लेक्ट करेगी तो डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसके जो होंगे वो डिफरेंट कलर्स हमें नजर आएंगे। एज ए रिजल्ट हाईली कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड एंड वी हैव द रेनबो इफेक्ट फॉर सोप बबल्स एंड ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इस वजह से हमें क्या होता है कलर, यानी कि अगर मैं इन जनरल बताऊं तो जब वाइट लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, थिन फिल्म है हमारे पास, उसके ऊपर वाइट लाइट पड़ी, तो वाइट लाइट पड़ने के बाद उसमें से कोई एक कलर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाता है और बाकी कलर्स रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, तो वो हमें नज़र आते हैं और वो हमें फिर रेनबो की सूरत में सोप बबल्स हों चाहे ऑयल फिल्म हो वहाँ पे हमें नज़र आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्कस द नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताना है और इसके साथ साथ नेसेसरी कंडीशंस जो होती हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए वो डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या? इंटरफेरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज
passing through the same region. दो कोहेरेंट सोर्सेज हों और उनसे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वजह से सुपरपोजिशन का प्रोसेस हो, सुपरपोजिशन का फेनोमेना हो, और वो क्या हो, सुपरपोजिशन जब होगी तो उनका जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि दो वेव्स जो कोहेरेंट सोर्सेज की मदद से प्रोड्यूस की गई हैं सेम रीजन में, जब वो आपस में मिलती हैं तो वो किस हालत में मिलेंगी उसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं, और इसी सारे प्रोसेस को इंटरफेरेंस का नाम दिया जाता है। When two waves of light having the same frequency, amplitude and a constant phase relationship are propagating through a certain region of space in the same direction, जब दो वेव्स हैं लाइट की और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, और वो कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप है, यानी कि उनके दरमियान जो फेज है वो कांस्टेंट रहता है, आर प्रोपेगेटिंग थ्रू ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इन दी सेम रीजन, और वो प्रोपेगेट की गई हैं सेम रीजन में। दे रीइंफोर्स ईच अदर एट सम पॉइंट्स वाइल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एट द अदर पॉइंट्स, वो रीइंफोर्स करती हैं एक दूसरे को कुछ पॉइंट्स पे, जबकि कैंसिल कर देती हैं कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे को। कहने का मतलब ये है कि कुछ पॉइंट्स पे वो वेव उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है और कुछ पॉइंट पे उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है, ज़ीरो भी हो सकता है। दिस फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का नाम देते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए? द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। सबसे पहली क्या है? लाइट वेव्स मस्ट कम फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। लाइट वेव्स जो हैं वो दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाजमी तौर पर आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स मस्ट बी इक्वल और नियरली इक्वल। जो एम्पलीट्यूड है वेव्स का वो इक्वल होना चाहिए या नियरली इक्वल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लाइट वेव्स शुड बी परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक। जो लाइट हैं वो परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये सारी टर्म्स जो कोहेरेंट सोर्सेज है या मोनोक्रोमेटिक सोर्स है या ये वो इतना डिटेल में नहीं समझा सकता है, इनके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल। जो पाथ डिफरेंस होगा वेव्स के लिए दो सोर्सेज के दरमियान वो स्मॉल होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन शुड बी एप्लीकेबल, और जो प्रिंसिपल होगा लीनियर सुपरपोजिशन के लिए वो भी एप्लीकेबल होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, हाउ कैन द वेवलेंथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट कैन बी मेजर्ड विद इट। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है और वेवलेंथ बीम ऑफ लाइट की हम कैसे मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से। Diffraction grating, it is a glass plate having a large number of closed parallel equidistant slits mechanically ruled on it। कि diffraction grating बेसिकली एक ग्लास प्लेट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्विडिस्टेंट स्लिट्स होते हैं। The transparent spacing between the scratches on the glass plate act as slits। जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग होगी बिटवीन द स्क्रैचेज ऑन द ग्लास प्लेट एक्ट एज ए स्लिट, यानी कि उस ग्लास स्लिट के दरमियान जो पैरेलल लाइंस हैं जो वो वहाँ पे क्या है गैप मौजूद है, तो वो जो गैप है वो क्या काम करेगा, स्लिट्स के तौर पर काम करेगा। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज बेस्ड ऑन द इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए दो प्रिंसिपल, एक इंटरफेरेंस और दूसरा डायफ्रैक्शन का फेनोमेना यूज हो रहा होता है। द लाइट वेव्स आफ्टर डायफ्रैक्शन थ्रू द ग्रेटिंग आर अलाउड टू इंटरफेयर, यानी कि वो लाइट वेव्स डायफ्रैक्शन के बाद क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। इसको हम डिटेल से देखते हैं। ये हमारे पास पोस्ट स्लिट है, ये वाली सारी ग्लास स्लिट, और इनके दरमियान ये जो है ये गैप मौजूद है। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉलिंग ऑन द ग्रेटिंग सेंड्स आउट वेव्स फ्रॉम ईच स्लिट। पैरेलल हमारे पास बीम ऑफ लाइट थी और वो इस स्लिट से ये जो हमारे पास
गिलास की प्लेट थी, इससे पास हुई स्लेट ए है, बी है, सी है, इसमें से ये पास करती है। Along certain directions, waves from the adjacent slits are in phase and reinforce each other. Certain directions पे जो waves होती है adjacent slits से वो in phase होगी और reinforce करेगी एक दूसरे को। Parallel rays after diffraction through the grating make an angle theta with the normal at the point of incidence. Normal से ये theta angle बनाते हुए क्या करेंगी, diffract कर जाएंगी। These rays are then brought to focus on the screen at the point P. इन रेज को क्या किया जाता है, फिर एक लेंस में से गुजार कर एक पॉइंट P पर फोकस किया जाता है। If the path difference between the ray 1 and 2 is one wavelength, then they will reinforce each other at P. अगर रे 1 और 2 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो, वन वेवलेंथ हो, तो वो reinforce करेंगी एक दूसरे को पॉइंट P पे। Similarly, waves from any two consecutive slits will differ in path by lambda, then they arrive at P. इसी तरह कोई भी दो और वेव्स जिनके दरमियान कोई भी दो कंसेक्टिव स्लिट्स जिनके दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, तो वो क्या करेंगी, पॉइंट P पर फोकस करेंगी। They will therefore interfere constructively and bright fringe will be observed at point P. तो ये constructively interfere करेंगी तो bright fringe हमें P पॉइंट पे नजर आएगी। डेरिवेशन देखते हैं, बहुत सारा आपको दिखाया था कि वर्क कैसे करता है। डेरिवेशन के लिए कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट पाथ डिफरेंस ए आर बिटवीन द टू कंसेक्टिव रेज शुड बी इक्वल टू लैम्डा। जो पाथ डिफरेंस होगा ए आर वो किसकी इक्वल होना चाहिए, लैम्डा की इक्वल होना चाहिए। ये आप पीछे डायग्राम में देख सकते हैं, जो ए आर पाथ है वो लैम्डा की इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम फिगर बी ए आर इक्वल टू डी साइन थीटा, हम फिगर जो बी पिछले डायग्राम में पिछले स्लाइड में भी दिखाई गई है, ये जो फिगर है ए बी आर, इसकी मदद से हम देखें तो जो ए आर है वो डी साइन थीटा की इक्वल है। इस ट्रायंगल पे अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा इक्वल टू ए आर ओवर डी आता है, तो यहाँ से ए आर इक्वल टू डी साइन थीटा आ जाएगा। तो ए आर की जगह पर डी साइन थीटा पुट कर रहे हैं, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। Therefore, D is the separation between the two slits and is called grating element. D क्या है, सेपरेशन है दो स्लिट्स के दरमियान और इसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहा जाता है। इट्स वैल्यू इज obtained by dividing the unit length of the grating by the total number of lines ruled on it. unit length of grating को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट, यानी कि D इक्वल टू यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट। अगर ये 1 सेंटीमीटर हो यूनिट लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग, तो इसको डिवाइडेड कर देते हैं नंबर ऑफ लाइन से, n से। इन ग्रेटिंग देयर विल बी अदर डायरेक्शन ऑन ईच साइड ऑफ लाइन OC फॉर विच द वेव्स फ्रॉम एडजेसेंट स्लिट्स डिफर इन पाथ 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एटसेट्रा। यानी कि जो पाथ डिफरेंस हो सकता है वो 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इसी तरह अप टू सो ऑन हो सकता है, फॉर विच दी कोरस्पॉन्डिंग ब्राइट इमेजेस विल बी ऑब्जर्व्ड, कि हमें ब्राइट फ्रिंजेस वहाँ पे नजर आएंगी। दीज आर कॉल्ड द सेकंड थर्ड ऑर्डर इमेजेस एटसेट्रा। द ग्रेटिंग इक्वेशन कैन बी रिटन इन जनरल फॉर्म एज डी साइन थीटा इक्वल टू एन एम लैम्डा। डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा था, तो ये हमारे पास इसी तरह हम इसको जनरल फॉर्म में डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा लिख सकते हैं। Question number 8, I describe the construction and working of Michelson interferometer, how one can determine the wavelength of light used by the instrument. एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और दूसरा ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। हाउ वन कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। वेवलेंथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो लाइट इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड फाइंड इट्स वेवलेंथ। इसको यूज़ किया जाता है लाइट वेव्स की जो इंटरफेरेंस होती है वो देखने के लिए और उसकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए।
यानी कि जो लाइट यूज़ की जा रही है उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस हो रही है वो देखने के लिए, और दूसरा उसकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज़ करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर हैज़ 2 प्लेन मिरर्स M1 एंड M2। 2 प्लेन मिरर्स होते हैं M1 और M2 एंड 2 ग्लास प्लेट्स A एंड B अरेंज्ड। 2 ग्लास प्लेट्स होती हैं, ये A है और ये B है, ये अरेंज की गई होती हैं। प्लेट A is slightly silvered on black so that light which falls on the surface half is reflected and half is transmitted। ये जो प्लेट A है ये ऐसी प्लेट है जो हाफ वेव्स पास करने देती है, यानी कि हाफ वेव रिफ्लेक्ट कर जाती हैं और हाफ वेव टकरा कर वापस आ जाती हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग इस स्लिट ए की मदद से दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। द मिरर M1 इज मूवेबल वाइल द मिरर M2 इज फिक्स्ड। जो मिरर M1 है वो मूवेबल है और M2 जो है वो फिक्स्ड मिरर है। नहीं, ये अपोजिट हो गया है। M2 मूवेबल मिरर होगा और M1 फिक्स्ड मिरर होगा। ये डायग्राम में भी M1 फिक्स्ड मिरर है और M2 मूवेबल मिरर है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मिरर M2 इज मूवेबल वाइल द मिरर M1 इज फिक्स्ड। अब वर्किंग देखते हैं। बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द सोर्स एस फॉल्स ऑन द प्लेट ए। मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट फॉल करती है प्लेट ए पे, वेयर इट इज सप्लिटेड इन 2 पार्ट्स। तो ये 2 पार्ट्स में सप्लिट कर जाएगी। एक इस तरफ चला जाएगा जो रिफ्लेक्ट हुआ और दूसरा जो रिफ्लेक्ट हुआ वो अपवर्ड चला जाता है। द फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेट ए मूव्स टूवर्ड्स द मिरर M1। फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्ट किया और मिरर M1 की तरफ चला गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर M1, this part transmits through the plate A and enters the eye through the telescope। तो ये मिरर हमारे पास क्या करता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो मिरर M1 से जो ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दिस पार्ट ट्रांसमिट्स थ्रू द प्लेट ए। ये प्लेट ए से गुजरने के बाद आई तक पहुंच जाता है, जहां से हम टेलीस्कोप की मदद से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बेसिकली वो पीछे आपको बताया था, ये वाला मिरर M2 और ये M1, इसको मैं एंड पे देखते हैं कि ये यहाँ पे मिस्टेक क्यों आ रही है। द सेकंड पार्ट ऑफ द लाइट ट्रांसमिट्स थ्रू द प्लेट ए। सेकंड ए से ट्रांसमिट होती है एंड मूव्स टूवर्ड्स द मिरर M2 और M2 की तरफ वो मूव कर जाती है। अच्छा, ये जो पिछली स्लाइड में आपको बताया था वहाँ पे मिस्टेक M1 M2 वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये डायग्राम में मिस्टेक है कि ये जो है ये M1 मिरर होगा और ये M2 होगा। M1 मूवेबल मिरर होगा और M2 फिक्स्ड मिरर है। ठीक है, ये M1 मूवेबल मिरर होगा और M2 फिक्स्ड मिरर है। ये इसको हमने रिप्लेस करना है। जो फर्स्ट आपको पैराग्राफ बता दिया कि जो रे ए है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद M1 की तरफ चली गई और वहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद और फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक पहुँची। दूसरा पार्ट अभी बता रहा हूँ। द सेकंड पार्ट ऑफ द लाइट ट्रांसमिट्स थ्रू द प्लेट ए एंड मूव्स टूवर्ड्स द मिरर M2 की तरफ वो मूव कर जाती है इस तरफ। After reflecting from there, this ray comes to the plate A from which it is again reflected and enters the eye। और यहाँ पे फिर वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद आई की तरफ आ जाती है। The plate B is introduced in path of beam 2 as an compensator plate। जो प्लेट B है वो कंपनसेटर प्लेट के तौर पर यूज़ की जाती है to equalize the path length of beam 1 and 2 in glass। ये इक्वलाइज करने के लिए जो होती है हमारे पास कि पाथ 1 और 2 से पाथ 1 और 2 जो लेंथ है बीम 1 और 2 की, उनको इक्वलाइज करने के लिए, यानी कि लेंथ L1 ये वाली और L2 ये वाली, इनको इक्वलाइज करने के लिए हम कंपनसेटर यूज़ करते हैं। इंटरफेरेंस माइकलसन इंटरफेरोमीटर में कैसे होती है? लेट 2 मिरर्स M1 एंड M2 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट A, सो द 2 बीम्स ट्रेवल ऑप्टिकली सिमिलर पाथ। हम सपोज करते हैं कि प्लेट A से M1 और M2
दोनों मिरर्स सेम डिस्टेंस पे हैं। एयर प्लेट बी इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द सेम रिटार्डेशन इन बीम 2 एज इंट्रोड्यूस्ड इन बीम 1 बाय इट्स 2 पैसेजेस थ्रू प्लेट ए। कि वो सारा प्रोसेस होता है कि लाइट जो है वो यहाँ पे पड़ती है तो एक रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाती है और नीचे आएगी, दूसरी रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है तो इस तरफ आती है। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स ऑफ लाइट इज जीरो। जो पाथ डिफरेंस होगा इन दो बीम्स ऑफ लाइट से वो जीरो होगा। एंड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट फ्रिंज हमें नजर आएगी। क्यों? पाथ डिफरेंस सेम था, L1B और L2 जो दोनों सेम थे। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। इफ द मिरर M1 इज मूव्ड, M1 को हम मूव करते हैं थ्रू ए डिस्टेंस λ/4, कितना डिस्टेंस λ/4, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स विल बी इक्वल टू λ/2। तो जो पाथ डिफरेंस होगा दो बीम्स के दरमियान वो कितना हो जाएगा? λ/2 हो जाएगा। एंड द डार्क फ्रिंज विल बी सीन, तो हमें डार्क फ्रिंज नजर आएगी। यानी कि अगर हम M1 को मूव करवाते हैं कितना डिस्टेंस मूव करवाते हैं इसको? λ/4। पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स विल बी λ/2। तो जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो λ/2 हो जाएगा। L1 और L2 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो M1 को अगर हम फर्दर मूव करवाते हैं डिस्टेंस λ/4 से तो हमारे पास पाथ डिफरेंस λ हो जाएगा और फिर ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। यानी कि λ/2 डिस्टेंस कवर करेंगे तो डार्क फ्रिंज नजर आएगी, और λ/2 कर देते हैं तो वो इंटीग्रल लैम्डा कर देते हैं तो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा और वो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देगी। Thus, as the mirror moves slowly through distance λ/4 each time, bright and dark fringes will appear alternatively. तो हम λ/4 अगर कंटिन्यूसली मूव करवाते जाते हैं तो उसकी मदद से हमें क्या होता है कि जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं वो हमें क्लियर नज़र आती जा रहेंगी। Wavelength of light. To find the wavelength lambda of light used, let m number of fringes are observed. अब वेवलेंथ लैम्डा लाइट की फाइंड करने के लिए हम सपोज करते हैं कि m नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें नजर आई हैं व्हेन द मिरर M1 इज मूव्ड बैकवर्ड थ्रू डिस्टेंस λ/4 ईच टाइम, देन द टोटल डिस्टेंस p इज, तो जो टोटल डिस्टेंस p है वो कितना हो जाएगा? p इक्वल टू m इंटू λ/4 प्लस λ/4। p इक्वल टू m λ/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 λ/4 तो λ/2 आ जाता है। यहाँ से लैम्डा इक्वल आ जाएगा 2p/m के। नोइंग द वैल्यू ऑफ m एंड p वी कैन फाइंड लैम्डा। यहाँ पे p और m और p की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम लैम्डा जो वेव लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइजेशन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हाउ डज दिस फेनोमेना डिसाइड दैट लाइट वेव्स आर इंटरफेरेंस इन नेचर। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? पोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक वाइब्रेशंस जो होती हैं लाइट वेव्स की उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के लिए, यानी कि वो सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करें। पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय द ट्रांसवर्स वेव्स ओनली। पोलराइजेशन प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। इट डज नॉट ऑकर फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं नेचर में। टू सी दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद 2 टॉर्मोलाइन क्रिस्टल्स एज शोन इन फिगर। ये टॉर्मोलाइन हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, इनकी मदद से हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। द ऑर्डिनरी अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन ए टॉर्मोलाइन क्लिस्टर फ्रॉम द सोर्स की मदद से इन पर लाइट पुट की जाती है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल इज सच दैट इट अलाउज ओनली दोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस विच आर पैरेलल टू इट्स क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड अब्जॉर्ब्स ऑल द रिमेनिंग वाइब्रेशंस। यानी कि इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जो सिर्फ एक प्लेन की वेव्स को पास करने देती है, सेकंड प्लेन की वेव्स को पास नहीं करने। प्लेन्स हमारे पास एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है। ये तमाम डायरेक्शन में वेव्स पुट की गई थी जब, तो सिंगल एक्सिस पे ये ट्रांसमिट हुई हैं।
Thus, the light passed through this crystal has all the fields of vibrations in one plane and is known as the plane polarized light. तो इनकी एक ही प्लेन में ये एमिट हुई है, इस वजह से जब क्रिस्टल से पास होकर ये लाइट आई है तो एक ही प्लेन में, इस वजह से इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है. When an other tourmaline cluster is placed in path of this polarized light in such a way that its crystallographic axis is parallel to the first one, then the polarized light will completely transmit through it. तो जो polarized light थी वो completely इसमें से पास हो गई. और अगर हम क्या करते हैं कि जो सेकंड बी हम रख रहे थे क्रिस्टल, उसको हमने पैरेलल की बजाय परपेंडिकुलरली रख दिया, तो हम देखते हैं कि कोई भी वेव इसमें से पास नहीं होती. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो लाइट होती है उसकी नेचर ट्रांसवर्स नेचर है. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन थे. इसमें जो एक क्वेश्चन था हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाला, वो मैं आपको डिटेल में दोबारा भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, कहीं टैपिंग मिस्टेक हुई है और कुछ डायग्राम भी इसको क्लियर करूंगा मैं. तो बाकी किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर का कोई भी MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, कुछ भी देखने के लिए 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम क्लासेस का फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल देख सकते हैं. थैंक यू.